हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक नई वीडियो के साथ। पिछली बार हमने बात की थी इसके बारे में, जो फंजाई था उसके जो जनन के बारे में बात की थी। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन क्या हो, उसके क्या लक्षण है, आवास के आधार पर कितने प्रकार का होता है और इसकी जो जनन है इसमें कितने प्रकार का होता है, इसका क्या आर्थिक महत्व है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि लाइकेन होता क्या है। देखिए लाइकेन क्या होता है। लाइकेन जो कवक और शैवाल है, कौन, कवक और शैवाल। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर एक द्विप प्रकृति का पादप है, यानी कि दोनों की इसमें क्या पाई जाती है, दोनों के इनके भाग पाए जाते हैं। लाइकेन में क्या होता है, एक कवक और एक शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। जो कवक वाला भाग होता है उसे कवकांश कहते हैं और जो शैवाल वाला भाग होता है उसे शैवलांश कहते हैं। तो इसके कुछ विशेष लक्षण है शैवाल के, लाइकेन के, कौन कौन से हैं। अगर हम इसकी बात करें कि जो इसका जो पादप होता है वो थैलस के रूप में होता है। थैलस का मतलब यानी कि वो जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ नहीं होता। इसका जो पादप होता है ना उसमें जड़ होती है, ना उसमें तना होता है और ना पत्ती होती है। पूरा पूरा जो इसका प्लांट है, जो पादप है, वो एक जैसा दिखाई देता है। इसके कुछ विशेष लक्षण है। अगर हम थैलस के बारे में बात करें तो इसके थैलस के आधार पर जो लाइकेन है वो 3 प्रकार का होता है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। इसके जो कवक वाला जो सबसे मेन बात है इसकी क्या कि एक कवक और शैवाल मिलकर क्या करते हैं, एक सहजीवन के रूप में सहजीवन के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि जो कवक वाला भाग है वो क्या करता है, वो जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और जो शैवाल वाला भाग है वो क्या करता है, क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, तो वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो कवक जल लेता है उसका उपयोग करके क्या करता है, उसके लिए भोजन का, लाइकेन के लिए भोजन का निर्माण करता है। तो इसकी प्रकृति और आवास है, यानी कि जो लाइकेन है वो क्या है, लाइकेन एक सामान्य रूप से बहुवर्षीय पौधा है और धीरे धीरे यानी कि मंद गति से वृद्धि करने वाला पौधा होता है। बहुवर्षीय होता है तथा मंद गति से वृद्धि करने वाला पौधा होता है और नम वातावरण में पाया जाता है। जिस वातावरण में नमी होगी वहां पर यह पाया जाता है। मुख्य रूप से वृक्षों की छालों पर, पत्तियों पर, घरों की दीवारों पर, खाली भूमि में, पत्थरों की चट्टानें और जो नग्न चट्टानें हैं उन पर यह पाया जाता है। जो लाइकेन है इसके अब तक लगभग 400 वंश और 1550 जातियां ज्ञात हैं। अब करेंगे इसकी आवास के आधार पर जो हमारा लाइकेन है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला ये बताओ मैं, इसका जो लाइकेन है वो आवास के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सेक्सिकोलस, नंबर 2 कोर्टिकोलस, नंबर 3 टेरिकोलस और नंबर 4 लेग्नोकोलस। तो जो सेक्सिकोलस होता है वो कौन से लाइकेन होते हैं, वे लाइकेन जो पत्थरों और चट्टानों पर उगते हैं, यानी कि वे लाइकेन क्या जो पत्थरों और चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्सिकोलस बोलते हैं। कोर्टिकोलस वे लाइकेन जो वृक्षों की छालों पर उगते हैं। आपने वृक्ष की छाल पर देखा होगा एक सफेद सा पदार्थ जम जाता है कभी कभी, तो वो क्या होता है, वही लाइकेन होता है। वृक्षों की छालों पर जो लाइकेन उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोर्टिकोलस बोलते हैं। थर्ड टेरिकोलस, ये वे लाइकेन जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी में उगते हैं, यानी कि जहां वर्षा कम होती है उस मिट्टी में जो लाइकेन उगते हैं उन्हें बोलते हैं टेरिकोलस। नंबर 4 है लेग्नोकोलस, यानी कि वे लाइकेन जो लकड़ी के सूखे लट्ठे, कहीं लकड़ी कटी पड़ी है, काफी दिन हो गए लकड़ी को पड़े हुए, और तो लकड़ी के जो लट्ठे पड़े हैं, बड़े बड़े तने पड़े हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो सूखी लकड़ी है उसके ऊपर ये उगाते हैं, तो ऐसे लाइकेन को बोलते हैं लेग्नोकोलस। उसके बाद जनन है, इसमें जो रिप्रोडक्शन है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक अलिंगी जनन या अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन या लिंगी जनन। तो सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक या अलिंगी जनन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इनके अंदर। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो जो सोरिडिया है, आइसिडिया है, सिफेलोडिया है और सिफेली के अतिरिक्त इसमें अन्य प्रकार से भी जनन होते हैं। तो 4 विधियां हैं इसकी, कौन कौन सी, सोरिडिया, आइसिडिया, सिफेलोडिया और सिफेली। इसके अतिरिक्त भी ये क्या करता है, अन्य विधियों से भी जनन करता है। सबसे पहली विधि इसमें विखंडीकरण। देखिए विखंड का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो विखंडीकरण क्या होता है, जो लाइकेन होता है उसका जो पूर्ण विकसित थैलस होता है, लाइकेन का जो पूर्ण विकसित थैलस होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके क्या करता है, एक नया थैलाई बना लेता है। उसके बाद नंबर 2 है पिक्निडियो बीजाणु द्वारा। दूसरी विधि कौन सी, पिक्निडियो बीजाणु द्वारा। जो इसका जो थैलस होता है, इसकी थैलस में फ्लास्क की आकृति की अनेक छोटी छोटी गुहिकाएं बन जाती हैं, छोटी छोटी गुहिकाएं बन जाती हैं जो ऊपरी सतह पर क्या करती हैं, इस प्रकार से, मान लो इस प्रकार से हम दिखा रखा हमने, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से गुहिकाएं बन जाएंगी, इस प्रकार से। तो ये जो गुहिकाएं हैं ये ऊपरी सतह पर क्या होता है, ये एक ओस्टियोल नामक छिद्र होता है। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, ओस्टियोल। उस छिद्र के द्वारा ये क्या करती है, सतह पर खुलती हैं और सतह पर खुलने फिर ये क्या करते हैं, जो ये इन्हें क्या बोलते हैं, पिक्निडिया।
यानी कि जो गुहिका बनी उसे हमने क्या कहा, पिक्निडिया। इस पिक्निडिया गुहिका के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पिक्निडिया बीजाणु बनते हैं जो क्या करते हैं, नए कवक तंतु को, जिनसे नया कवक तंतु बनता है। उसके बाद इसकी अलग अलग विधियां जो 4 मैंने भी आपको बताई थी, सोलिडिया, आइसिडिया, सिफेलोडिया और सिफेली, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है इसमें सोलिडिया। सोलिडिया कब होती, सोलिडिया विधि, सोलिडिया कब कहते हैं इसे, जब थैलस की ऊपरी सतह पर गोल कलिकाओं के समूह उत्पन्न होते हैं। जो इसका थैलस होता है लाइकेन का, इसकी ऊपरी सतह पर जब गोल कलिकाओं के समूह उत्पन्न होते हैं तब इसे बोलते हैं क्या, सोलिडिया। नंबर 2 आइसिडिया। ये जो कवक जिसका जो थैलस होता है वो उस थैलस पर छोटी छोटी काले रंग की जो शाखाएं होती हैं जो वो अति वृद्धि करती हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि की जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, जब वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगी और वो जो थैलस की ऊपरी सतह से उत्पन्न होती है, यानी कि जो आइसिडिया है जो इसका थैलस होता है, थैलस की ऊपरी सतह पर ये उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं आइसिडिया। नंबर 3 है सिफेलोडिया। ये क्या कहते हैं, जो ऊपरी सतह होती है, यानी कि जो हमारा थैलस है, थैलस की ऊपरी सतह पर गहरे रंग की क्या होती है, कठोर रचनाएं होती है। यानी कि जो थैलस हो, थैलस के ऊपर क्या होती हैं, गहरे रंग की कठोर संरचनाएं होती है, उन्हें बोलते हैं सिफेलोडिया। उसके बाद नंबर 4 है, वो है हमारा सिफेली। सिफेली क्या होता है, कुछ जातियों में थैलस की निचली सतह पर छोटी छोटी गड्ढे या प्याले नुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिफेली बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके जो लैंगिक या जो लिंगी जनन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार होता है। जो लाइकेन है, लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो लैंगिक जनन होता है वो कवकांश द्वारा होता है, इसलिए जो जिसके जो कवकांश जो जनन अंग है वो कवकांश के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसके जो नर, सबसे पहले बात करेंगे इसके जो नर जनन अंग है, माल जनन अंग है, किस कौन कौन से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो नर जनन अंग है, लाइकेन में जो नर जनन अंग होते हैं वो फ्लास्क की आकृति के रूप में क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं और वो थैलस में धसे रहते हैं। यानी कि जो नर जनन अंग होते हैं वो फ्लास्क की आकृति के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और वो थैलस में धसे रहते हैं। और प्रत्येक जो स्पर्मेटोगोनिया है वो सतह पर एक ओस्टियल नामक छिद्र द्वारा खुलते हैं। यानी कि जो प्रत्येक जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो सतह पर एक ओस्टियल नामक छिद्र द्वारा खुलते हैं और इसमें जो नर युग्मक होते हैं वो अचल होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्मेशिया। लाइकेन में जो नर युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्मेशिया होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, एचएल होते हैं, यानी कि गति नहीं कर सकते। उसके बाद मादा जनन अंग है, लाइकेन में जो मादा जनन अंग है उन्हें क्या बोलते हैं, कार्पोगोनिया बोलते हैं। और जो कार्पोगोनिया का जो आधारीय भाग है वो संकरा होता है, कुंडलित होता है, उसे क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम। और जो ऊपरी लंबी नलिका के समान भाग होता है उसे बोलते हैं ट्राइकोगाइन। यानी कि जो मादा जनन अंग से क्या बोलते हैं, कार्पोगोनिया। इसका जो आधारीय भाग होता है वो संकरा होता है, कुंडलित होता है, उसे बोलते हैं एस्कोगोनियम। और जो ऊपरी भाग होता है वो एक लंबी नलिका के समान होता है, उसे बोलते हैं ट्राइकोगाइन। उसके बाद ये तो हमारे नर जनन हुए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुए, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुए। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन, निषेचन किस प्रकार होता है। लाइकेन में नर व मादा जनन अंग पास पास विकसित होने के जो नर जनन अंग होते हैं, यानी कि स्पर्मेशिया और जो हमारे जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया और जो इसके मादा जनन अंग होते हैं कार्पोगोनिया, वो कहते हैं पास पास विकसित होते हैं। तो जो नर युग्मक है स्पर्मेशिया और ट्राइकोगोन है, इनके बीच में एक दीवार होती है, तो जिस समय निषेचन होता है तो स्पर्मेशिया व ट्राइकोगोन के जो बीच की दीवार है वो क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है। और जो नर युग्मक है, जो नर युग्मक का जो केंद्रक है वो ट्राइकोगोन में आ जाता है, ट्राइकोगाइन में आ जाता है। और जो एस्कोगोनियम है, यानी कि जो एस्कोगोनियम है, जो इसका ऊपरी आधारीय भाग है, संकरा है, कुंडलित भाग है, उसे क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम। वो एस्को फिर जो इसका नर युग्मक का जो केंद्रक है ट्राइकोगाइन में आ जाएगा और ट्राइकोगाइन में आने के बाद वो एस्कोगोनियम में पहुंचकर इसका जो केंद्रक होता है, एस्कोगोनियम का जो केंद्रक होता है उसके साथ संयुक्त हो जाएगा और फिर क्या बना लेगा, जाइगोट। जाइगोट यानी कि 2n, वो जाइगोट बना लेगा। कब, जब वो एस्कोगोनियम के केंद्रक से संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद ये तो बस केस के बारे में। अब इसके बाद की फ्रूटिंग बॉडी फलन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो जब निषेचन के बाद जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट के विकास के बाद फिर फलन काय का निर्माण होता है। इनके जो जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद ही क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी में अनेक सीधे क्या होते हैं, एसाई होते हैं, अनेक क्या होते हैं, एसाई होते हैं। और प्रत्येक एस्कस में 8 एस्को बीजाणु होते हैं। प्रत्येक जो इसका एस्कस होता है उसमें क्या होते हैं, 8 एस्को बीजाणु होते हैं, जो अंकुरण के द्वारा क्या करते हैं, एक नया कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। और जो कवक सूत्र है वो उचित शैवाल के संपर्क में आकर क्या करता है, एक नए लाइकेन का निर्माण कर लेता है। तो ये तो बात का क्या है, लैंगिक या लिंगी जनन। अब बात करेंगे इसके बारे में, इसके आर्थिक महत्व। तो जो इसका आर्थिक महत्व है वो किस प्रकार है,
भोजन व चारे के रूप में सबसे जो इसके लाभदायक क्रियाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भोजन व चारे के रूप में लाइकेन जो होता है, लाइकेन की अनेक जातियाँ भोजन व पशुओं के चारे के रूप में क्या होती है, प्रयोग की जाती हैं। नंबर 2 है इत्र व सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, यानी कि जो हमारे इत्र हैं, जो हमारे और जो सौंदर्य प्रसाधन है, यानी कि जो सौंदर्यता बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, उसमें जो लाइकेन का जो थैलाई होता है उसमें तीव्र गंध वाले पदार्थ होते हैं। यानी कि लाइकेन का जो थैलस होता है उसमें क्या होता है, उस थैलाई में क्या होते हैं, तीव्र गंध वाले, जिनके अंदर से बहुत ज़्यादा खुशबू आए, तो ऐसे पदार्थ होते हैं और उनसे क्या होता है, इत्र व सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है रामालीना। रामालीना जो हमारा लाइकेन है, इसमें क्या होते हैं, इसके जो थैलाई होते हैं, इस थैलाई में तीव्र गंध वाले पदार्थ होते हैं जिनसे इत्र व क्या बनाए जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन। उसके बाद है टेनिंग व रंग बनाने में रोक्सेला व लेकानोरा से अर्चिल नामक नीला रंग प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो हमारा एक इसकी लाइकेन की एक प्रजाति है रोक्सेला और एक प्रजाति है लेकानोरा, इनसे अर्चिल नामक नीला रंग प्राप्त किया जाता है। और जो रेक्सला होता है इससे लिटमस भी प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो इसकी एक प्रजाति होती है रोक्सेला, उससे क्या होता है, लिटमस भी प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में अम्ल क्षार के सूचक के रूप में किया जाता है। नंबर 4 है दवाइयों के रूप में इसका प्रयोग कहाँ होता है, लाइकेन का। जो दवाइयों के रूप में जो लाइकेन का प्रयोग होता है, सबसे पहले असनिया और क्लेडोनिया, जो क्लेडोनिया है इसकी जो प्रजाति है कौन सी, एक तो असनिया है, एक क्लेडोनिया है, इनसे असमिन क्या प्राप्त किया जाता है, असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो असनिक है इसकी एक प्रजाति असनिया और दूसरी प्रजाति है क्लेडोनिया, उनसे क्या प्राप्त किया जाता है, असनिक अम्ल। इसका प्रयोग कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया है या उसके कोई चोट लग गई, घाव हो गया, तो उस घाव पर जो मलहम लगाते हैं उस मलहम को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, असनिक अम्ल का। उसके बाद जो पीलिया रोग, अगर किसी को पीलिया रोग हो गया है तो पीलिया रोग में जैंथोरिया और मिर्गी रोग में पारमेलिया, ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन क्या होते हैं, ये इन रोगों में काम आते हैं। इनके पीलिया रोग में कौन सा लाइकेन काम आएगा, जैंथोरिया, और मिर्गी, अगर किसी को मिर्गी रोग हो गया तो मिर्गी रोग में पारमेलिया है वो लाइकेन काम आएगा। तो आज हमने लाइकेन के बारे में, जो लाइकेन है वो क्या होता है, किस प्रकार का उसका आवास है, आवास के आधार पर कितने प्रकार का होता है, उसमें जनन कितने प्रकार का होता है। हमने बताया कि जनन 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में इसकी विधियाँ बताई, सिफेलोडिया, आइसेलिडिया, सोरिडिया और सिफेली, तो वो बताई मैंने आपको। और उसके बाद जो उसके अतिरिक्त विखंडीकरण विधि भी बताई मैंने, इसकी पिक्निडियो बीजाणु के द्वारा बताई इसकी विधि, जो अलैंगिक जनन की विधियाँ थी। और लैंगिक जनन में इसके 2 अंग बताए हमने, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग में बताया कि ये फ्लास्क की आकृति के अंग होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, और ये क्या होता है, थैलस में धसे रहते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया एक सतह पर एक ओस्टियोल नामक छिद्र द्वारा खुलता है। इसमें जो नर युग्मक होते हैं स्पर्मेशिया, वो कैसे होते हैं, अचल होते हैं। उसके बाद मादा जनन के बारे में बता कि मादा जनन अंग जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्पोगोनिया, और इनका जो आधारीय भाग है वो कहता है संकरा होता है, कुंडलित होता है, उसे बोलते हैं एस्कोगोनियम, और जो ऊपरी लंबी नलिका के समान एक भाग होता है उसे बोलते हैं ट्राइकोगाइन। अब उनमें फर्टिलाइजेशन निषेचन किस प्रकार होता है, नर और मादा जनन अंग जो है इनमें पास विकसित होते हैं। जो नर युग्मक इनके स्पर्मेशिया है और ट्राइकोगाइन है, इनके बीच में एक दीवार होती है, वो दीवार फर्टिलाइजेशन के समय नष्ट हो जाती है और नर युग्मक का केंद्र ट्राइकोगाइन में आ जाता है। यानी कि जो नर युग्मक है उसका केंद्र कहाँ जाएगा, ट्राइकोगाइन में आ जाएगा, और वहाँ से फिर एस्कोगोनियम में पहुँचकर उसके केंद्र से संयुक्त होकर एक जाइगोट यानी कि 2n बना लेता है। उसके बाद इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी का विकास कब होता है, निषेचन के बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के विकास से क्या होता है, फलनकाय यानी कि फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है। फलनकाय में इनके फ्रूटिंग बॉडी में सीधे एसआई होते हैं और प्रत्येक एस्कस में 8 एस्क बीजाणु बनते हैं, और जो अंकुरण के समय एक नया कवक सूत्र बना लेते हैं, और प्रत्येक कवक सूत्र क्या होता है, एक उचित शैवाल के संपर्क में आकर एक लाइकेन का निर्माण करता है। इसका आर्थिक महत्व के बारे में बताया, भोजन व चारे के रूप में इसकी कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो भोजन में और पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती हैं। दूसरा बताया इत्र व सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, हमने बताया इसका उदाहरण है रामालीना। इसका जो लाइकेन का जो थैलाई होता है उसमें तीव्र गंध वाले पदार्थ होते हैं जिनसे क्या होता है, इत्र व सौंदर्य प्रसाधन के सामान बनाए जाते हैं। टेनिंग व रंग बनाने के रूप में तो टेनिंग और रंग है जो इसमें रोक्सेला और लेकानोरा है, इनसे एक अर्चिल नामक नीला रंग प्राप्त होता है, और जो रोक्सेला होता है उससे लिटमस भी प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में अम्ल क्षार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दवाइयों के रूप में बताया लास्ट, असनिया और क्लेडोनिया से क्या होता है, असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग जो है
संक्रमण और जो किसी का व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसे घाव को भरने में, जो घाव के ऊपर जो मरहम लगाया जाता है उसका जो प्रयोग है घाव मरहम बनाने में, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? असनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पीलिया रोग में जैंथोरिया, बताओ अगर पीलिया किसी को पीलिया बीमारी, पीलिया नामक रोग है तो उसमें जो जैंथोरिया नामक जो लाइकेन है वो प्रयोग होता है। और अगर किसी को मिर्गी नामक रोग है तो उसमें पारमेलिया नामक जो लाइकेन है उसका प्रयोग होता है। तो आज इस प्रकार से हमारा जो लाइकेन वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो गया। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से कुछ शॉर्ट नोट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।